हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ मी कुसुम मैम और हम कर रहे हैं NCERT. सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम सिविक्स एश्योर्ड इन द मार्केट. हम क्लास 7th की NCERT कर रहे हैं. इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने क्लास 6 कंप्लीट की और क्लास 7th के जो है बाकी चैप्टर्स कंप्लीट किए. अभी 2 चैप्टर्स से रहते हैं तो वो हम आज कंप्लीट करेंगे. इसके बाद हम विल मूव टू द क्लास 8 NCERT. So the title of this chapter is Assured in the Market. सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे देखे हैं, दिस डील्स विद द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ शर्ट. इस चैप्टर में हमें ये बताया जाएगा कि एक शर्ट जैसे मार्केट में आती है लेकिन वो किस किस प्रोसेस से गुजरती है. अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल. तो हम बिल्कुल एक कॉटन की शर्ट जो बनती है मार्केट में आती है, हम देखेंगे बिल्कुल वो कॉटन कहाँ से आता है. अ स्मॉल फार्मर ग्रोज कॉटन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड. वंस हार्वेस्टिंग इज़ डन कॉटन बॉल्स ऑल कलेक्टेड. एक जो छोटा सा एक फार्मर होता है वो अपनी छोटे सी पीस ऑफ लैंड पे अपना जो है कॉटन की काश्तकारी करता है, कॉटन कल्टिवेशन करता है. और जब हार्वेस्टिंग ख़त्म होती है, डन होती है हार्वेस्ट करता है कॉटन को, तो कॉटन बॉल्स को वो कलेक्ट करता है. ठीक है. दीज आर टेकन टू द लोकल ट्रेडर एज अ फार्मर हैड बोरोड मनी फ्रॉम द ट्रेडर टू बाई सीड्स फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा फॉर कल्टिवेशन. अब देखो यहाँ पे जो ये छोटा फार्मर है, बेसिकली हालत बताई गई है फार्मर्स की भी इसमें साथ साथ. छोटा जो फार्मर है ये इस कॉटन को कहाँ लेके जाएगा, ये उस लोकल ट्रेडर के पास जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब फार्मर को सीड्स लगाने होते हैं, फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, उस टाइम उसके पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए, तो फिर वो उन्हीं ट्रेडर से ऑलरेडी एडवांस में लेके रखता है, एडवांस लेता है. फिर इसीलिए उसके पास ये कल्टिवेशन जब उसकी होती है फिर वापस लेके जाता है. इवन दो द मार्केट प्राइस इज़ हाई द ट्रेडर बाइज इट एज अ मीगर प्राइस फ्रॉम द फार्मर. अगर वो मार्केट में किसी और के पास बेचेगा तो उसका कॉटन का प्राइस हाई, अच्छा खासा दाम इसको मिलेगा. लेकिन ये बेचारा फंसा हुआ है क्योंकि इसने ऑलरेडी इसी ट्रेडर से पैसे लिए होते हैं एडवांस में, तो उसको मजबूरी है इसी को बेचना, और वो बिल्कुल कम दाम पे बेचता है उसको, और जो है अपना कर्जा भी उतारता है और उसको पैसे भी बहुत कम मिलते हैं. द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड. The bi-weekly market of Erode in Tamil Nadu is one of the biggest cloth markets in the world. तो तमिलनाडु में एक जगह है एरोड, तमिलनाडु में, वहाँ पे बाई वीकली जो है मार्केट लगता है. ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है क्लोथ्स का. क्लोथ मेड बाई वीवर्स फ्रॉम ऑल ओवर कम्स हेयर फॉर सेल. मतलब पूरी कंट्री भर में जहाँ पे भी कपड़े बनते हैं ना, वहाँ पे फिर वो जाते हैं लास्ट में कहाँ, तमिलनाडु इस एरोड के बाई वीकली मार्केट में सेल के लिए. इंस्ट्रक्शंस अबाउट द टाइप ऑफ क्लोथ टू बी मेड इज़ गिवन इन एडवांस. ठीक है. तो अब इनको कैसे मतलब इस मार्केट में जो भी कपड़े होते हैं ना, तो उनको कैसे वाले कपड़े चाहिए, तो ऑलरेडी वो इनको एडवांस में बोलते हैं कि हमें कैसा कैसा क्या माल चाहिए यहाँ पे. द वीवर्स गेट यार्न फ्रॉम द मर्चेंट्स एंड सप्लाई देम द क्लॉथ. जो वीवर होते हैं, जो ये बुनने वाले होते हैं, ये जो मैंने आपको परसों बताया ना कि उस फाइबर से हम यार्न बनाते हैं और यार्न से फिर हम कपड़े बनाते हैं. वो 2 रोप्स होती हैं, जब हम साथ साथ उनको फिर बुनते हैं, तो वीवर जो होते हैं ना, वो यार्न जो है ना, उसको मर्चेंट्स से पहले वो थ्रेड्स लेते हैं. उसके बाद उन्हीं मर्चेंट्स को क्या करते हैं, वो क्लोथ्स सप्लाई करते हैं. इट सेव्स मनी ऑफ द वीवर्स एज दे डू नॉट हैव टू बाई यार्न. लाइक वाज द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग क्लोथ इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. इससे क्या हो जाता है, इससे जो वीवर्स होते हैं ना, ये बेचारे गाँव के लोग होते हैं, इनको पता नहीं होता है, इससे बच जाते हैं. इनको यार्न खरीदना नहीं पड़ता है, ये ट्रेडर से ही लेते हैं, और बाद में इनको क्लोथ के लिए मार्केट भी नहीं ढूंढना पड़ता है, इन्हीं ट्रेडर्स को वापस क्लोथ्स बेचते हैं. Since weavers do not know the price of the cloth, they are at a loss and get very small amount. Even जो weavers होते हैं बेचारे दूर दराज इलाकों से आते हैं और इन बेचारों को कीमत की दाम का पता भी नहीं होता है, ये बिल्कुल लो कॉस्ट पे बेचते हैं और बहुत कम अमाउंट इनको मिलता है इसके बदले में. द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली. अब इसके बारे में बताया गया है कि जो गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कंट्री से बाहर भेजते हैं, जो कि दिल्ली पे एक फैक्ट्री है. इरोड मर्चेंट्स सेंट द क्लोथ टू गारमेंट्स एक्सपोर्ट सेंटर इन दिल्ली. अब जो पूरी मुल्क है, वहाँ से जो वीवर्स हैं वो बेचते हैं कहाँ, तमिलनाडु के इस इरोड में अपने कपड़े, और बिल्कुल कम दाम पे वो बेचते हैं. ट्रेडर को ट्रेडर बेचते हैं इस इरोड वाले मार्केट को, और ये इरोड के मर्चेंट्स जो है यहाँ इरोड से फिर ये दिल्ली वाले सेंटर में बेचते हैं जहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है. द गारमेंट्स फैक्ट्री मेक शर्ट्स टू बी सोल्ड टू द चेन ऑफ बिजनेस फ्रॉम US एंड यूरोप. और इसी वो कपड़ा बेचते हैं, और कपड़ा फिर इरोड से आता है दिल्ली, और दिल्ली में ये इसी कपड़े के शर्ट्स बनाती हैं, गारमेंट्स बनाती है, पैंट, शर्ट्स, जैकेट, जीन्स, और फिर ये US और यूरोप के जो है
बिजनेस हब्स जो है वहाँ के साथ उनके साथ टाई अप करके ये बेच देते हैं। दे सेट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड टाइम, ऑब्वियसली वो इन टाइम वो तैयार करते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है, और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। फेस्ड विद प्रेशर द गारमेंट सेंटर ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वर्क फ्रॉम देयर वर्कर्स एट द लोएस्ट कॉस्ट। यहाँ पे गलती ये होगा, एट द लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये फैक्ट्री होती है ना, गारमेंट फैक्ट्री, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालने की कोशिश करती है इन वर्कर्स से, ठीक है। और वर्कर्स का जो पेमेंट मिलती है ना, बहुत कम मिलती है। मोस्ट हायर्ड वर्कर्स आर टेम्परेरी एंड गेट लो सैलरी। और जो ये वहाँ पे काम करने वाले होते हैं ना, वो टेम्परेरी होते हैं, उनको परमानेंट जॉब नहीं मिली होती है, वहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, और उनको जो सैलरी मिलती है ना, वो बहुत कम मिलती है। द शर्ट इन द US, अब जब ये शर्ट कहाँ पहुँचती है, US पहुँच जाती है। द शर्ट सेंट फ्रॉम गारमेंट्स एक्सपोर्ट सेंटर्स आर सोल्ड इन डॉलर्स इन US। अब जब यही शर्ट जिन शर्ट का जो क्लोथ है वीवर से आया, उनको थोड़े से पैसे मिल गए, वर्कर्स को थोड़े से पैसे मिल गए, फिर जब ये US पहुँच जाती है, वहाँ पे इसको डॉलर्स में बेचा जाता है। द शर्ट सोल्ड एट 200 बाय द गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर सेल एट 1200 इन द US। अब जो गारमेंट्स वाला सेंटर जो है दिल्ली में, वो अगर जो 200 में बेचता है, वही शर्ट US में फिर US वाला जो सेंटर होता है या शॉप होता है, वो 1200 में उसी शर्ट को बेचते हैं। तो इसको समझ आया आपको कि जो गाँव बेचारे लोग होते हैं, फार्मर, उसको थोड़े से पैसे मिलते हैं, वीवर को भी थोड़े से पैसे मिलते हैं, लेकिन जो फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसीलिए इसने ये एग्जाम्पल दिया है, इस चैप्टर में दिखाया है कि एक चीज़ को बनने में, एक ज़मीन से जब वो चीज़ निकलती है, फिर उसको प्रोसेसिंग, फिर लास्ट स्टेज पर लास्ट कंज्यूमर तक पहुँचने में कितने कितने इसमें बीच में होती है, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसकी होती है, और सबसे ज़्यादा मुनाफा किसका होता है। दस चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टू द बायर्स एट द सुपर मार्केट। तो इसका मतलब ये है, फिर सुपर मार्केट में जो ये प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन होते हैं, अब जो यही जो ये कॉटन बनाने वाले होते हैं ना, ओबियसली इसको फिर लिंक किया इन जो डिफरेंट मार्केट्स में शर्ट मुझे, फिर लास्ट में लिंक कहाँ पे किया जाता है, सुपर मार्केट में। सुपर मार्केट में होती हैं सारी चीज़ें अवेलेबल। सुपर मार्केट में आपको एक ही जगह पे हर एक चीज़ मिलती है, ठीक है। तो ओबियसली इस कीमत जो हाई कॉस्ट फिर हो जाता है, वो इसी सुपर मार्केट में हो जाता है। मार्केट एंड इक्वालिटी अगर हम देखेंगे, अब फॉरेन बिजनेसमैन मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट। ओबियसली जो फॉरेन बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं मार्केट में, ठीक है। जो फॉरेन बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं मार्केट में। गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओनली मेक मॉडरेट प्रॉफिट्स। और जो यहाँ पे जो फिर ये कपड़े बनाने वाले, जैसे मैंने दिल्ली सेंटर की बात कर रही थी, नो डाउट वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, उनको मुनाफा मिलता है, लेकिन मॉडरेट टाइप मुनाफा मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा फिर किन को मिलता है, जो फॉरेन बिजनेसमैन होते हैं। वीवर्स एट इरोड मार्केट एंड स्मॉल वर्कर्स डोंट मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। जो इरोड में जो वीवर्स जो कपड़े बेचते हैं, या जो फार्मर्स होते हैं, जहाँ के जिनके खेतों से कॉटन, जूट या बाकी चीज़ें आती हैं, ये जो है फाइबर जहाँ से फिर हम बनाते हैं, उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है। पुअर पीपल हैव नो ऑप्शन बट टू डिपेंड ऑन द रिच। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बगैर इसके कि वो रिच पीपल पे डिपेंड हो। पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। ऑब्वियसली इन मार्केट में जो है फिर एक्सप्लॉइटेशन किन की होती है, पुअर पीपल की होती है। लॉ शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीवर्स एंड स्मॉल फार्मर्स। इसलिए बोला जाता है कि इंडिया में अगर हम हमारी बात करेंगे, या ओवरऑल इंटरनेशनली लॉज बन के होने चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, जो वीवर्स के इंटरेस्ट है या स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, इन बेचारों की एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा ना हो, सो दैट कि इनको क्या हो, इनको एक्सप्लॉइट ना करे। जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, इनको भी थोड़ा सा ठीक ठाक पैसे मिले, क्योंकि ये मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कभी गरीबी से बाहर नहीं आते, ठीक है। तो दे आर इन द विशियस साइकिल ऑफ दिस पोवर्टी। इसके बाद जो चैप्टर 10 है सिविक्स का, इसका जो टाइटल है दैट इज स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, ये तो वो तो था शर्ट इन द मार्केट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर 10 है इस सिविक्स का, वो है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए सब
बहुत सारे लोग जद्दोजहद करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ सो दैट नो पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर रिच और पुअर। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने सारे जो है वो इक्वल है। उसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी को रिलीजन के बेस पे, सेक्स के बेस पे, कास्ट के बेस पे या गरीब या अमीर को के बिटवीन जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। वो बोलता है कि हमारे लिए सब सिटीजन्स एक जैसे हैं। All adults in India have equal rights to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representative for many years. अब यहाँ पे बात आती है अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की, जो आप बार बार सुनते हैं। इसका मतलब है हमारी कंट्री में जितने भी, इंडिया में जितने भी अडल्ट होते हैं 18 ईयर्स और अबो 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको राइट टू वोट मिलता है और उनको ऑप्शन मिलता है, दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, एट इलेक्शंस। हाउएवर द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी ऑन द बेस ऑफ वन वोट वन पर्सन इन रियलिटी डज नॉट एक्सटेंड टू ऑल। पुअर पीपल फेस नेग्लिजेंस एंड दिस पीपल डू नॉट गेट जस्टिस इन मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेट्रा। हमारी कंट्री में वन मैन वन वोट है, वन पर्सन वन वोट है। कैसे? हर एक जो अडल्ट होता है उसके पास राइट टू वोट है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करेंगे वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको, गरीब लोगों के लिए उतनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है जितने कि रिच पीपल एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली जो गरीब लोग होते हैं, ऑब्वियसली जो टैक्स का पैसा होता है वो तो उन्हीं के लिए होता है ना, सो दैट कि गरीब को अच्छी तालीम मिले, और क्योंकि गवर्नमेंट फिर टैक्स पेयर्स मनी ही यूज़ करते हैं इन पे, लेकिन बोला जाता है उनके लिए जो है उतना अच्छा फैसिलिटी मुहैया नहीं होती है। Domestic helpers, small farmers and many others are forced to work in hardships due to poverty and shortage of resources. जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं और डोमेस्टिक हेल्पर्स जो होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर वुमेन होती है या छोटे फार्मर्स होते हैं या बाकी ऐसे ही तबके के लोग होते हैं। इनके पास उतनी चीज़ें मुहैया नहीं होती है, तो इनको बेचारों को हमेशा ये गरीबी में रहते हैं। पीपल ऑल्सो फेस इनइक्वालिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर इन इंडिया। ऑब्वियसली अगर इंडिया की बात करेंगे, आपने रिसेंट केसेस देखे होंगे, मॉब लिंचिंग ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ जेंडर। आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस कितनी होती है, तो इनइक्वालिटी ही दिखती है बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे। स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी अगर हम देखेंगे, थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स एंड इक्वालिटी, ट्राइंग टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन विच दे फेस। वुमेन्स स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स फॉर इक्वालिटी वॉज वन सच ग्रुप फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। बोलते हैं कि पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबली इनइक्वालिटी के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो वुमेन मूवमेंट्स होती हैं, वुमेन के ग्रुप्स होते हैं, NGOs होते हैं, वो वुमेन के राइट्स के लिए बात करते हैं। The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is also an example of people coming together to fight for an issue. एग्जाम्पल दी गई है, मध्य प्रदेश में एक मूवमेंट चली थी, तावा मत्स्य संघ। There are many other struggles such as those of BD workers, fish folk, agricultural laborers, slum dwellers, etc. who have been fighting for equality and justice. तो एक ही तबका नहीं, सिर्फ वुमेन ही नहीं, स्लम dwellers जो होते हैं, लेबरर्स होते हैं, या फिशरमैन जो होता है, बहुत सारे तबके के लोग जो है स्ट्रगल करते रहते हैं इक्वालिटी के लिए और जस्टिस के लिए। अब हम पढ़ेंगे ये जो तवा मत्स्य संघ TMS है वो क्या है। इट्स अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव्स दैट फाइट्स फॉर राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर्स who have been displaced from सतपुरा फॉरेस्ट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक फॉरेस्ट है, एक जगह का नाम है, आपने सुना भी होगा, उसमें जो है हिल रेंजेस भी उस नाम से है, सतपुरा फॉरेस्ट में लोकेटेड जो थे, जो वहाँ पे रहने वाले थे, उनको क्या किया गया, उनको डिस्प्लेस किया गया ड्यू टू सम प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए उनके जो उन्होंने ग्रुप बना है वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। विद द बिगिनिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तावा डैम in 1958, till its completion in 1978, large parts of the forest and agricultural areas were submerged. Thus, the forest dwellers had to suffer a setback as they earned very little. तो इसमें क्या हुआ था, इस जो सतपुरा फॉरेस्ट था वहाँ पे एक डैम बनाया गया, तावा डैम। तो 1958 तक वो कंप्लीट हुआ, लेकिन इस दौरान बहुत ज़्यादा एरिया क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। ठीक है, तो इस वजह से जो वहाँ के रहने वाले हैं इनको बहुत सफ़र करना पड़ा। तो द गवर्नमेंट गेव राइट्स फॉर फिशिंग इन द तावा रिजर्वायर बट टू ओनली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स 1994। फिर गवर्नमेंट ने फिशिंग के लिए जो है राइट्स दे दी, लेकिन किस में, तावा रिजर्वायर जो बना गया इस डैम के साथ, लेकिन सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पुअर विलेजर्स दे केम आउट टुगेदर टू फॉर्म अ यूनियन एंड सेट अप ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड विच वाज कॉल्ड तावा मत्स्य संघ। फिर जब इन जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन है इन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, इन जो गरीब फिशरमैन थे, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने यूनियन एक बनाई जिसका नाम रखा क्या, तावा मत्स्य संघ। तो उस क्यों, सो दैट कि अपने राइट्स को क्या करें,
प्रोटेक्ट करे। रैलीज एंड चक्का जाम वर ऑर्गेनाइज्ड टाइम एंड अगेन इन रेस्पॉन्स द गवर्नमेंट ग्रांटेड फिशिंग राइट्स टू द विलेजर्स इन 1998। इवन इन्होंने फिर क्या किया, ये जाम मतलब ये सड़कों पे प्रोटेस्ट करते थे, रैलीज निकालते थे, चक्का जाम करते थे, तो उसी के रेस्पॉन्स में फिर गवर्नमेंट ने क्या दिया फिशिंग राइट्स दिया विलेजर्स को। कब? 1996 में। तो इससे हमें ये भी पता चला जो इंडिया है, इंडिया में आपको क्या करता है, आप जो लोगों की ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंस है रखती हैं, क्योंकि लोग अगर क्या करेंगे या तो मीडिया के थ्रू या रैलीज़ के थ्रू या हड़ताल स्ट्राइक्स के थ्रू गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखी थी तावा मदसिया संघ की, जैसे उनने रैलीज़ और चक्का जाम करके फिर गवर्नमेंट को बात मनवा दी। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक बस एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कैसे? द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोवर्टी एंड सॉन्ग्स और इक्वालिटी इज अ रिकॉग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल। मूवमेंट्स स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन इंडिया प्रमोट इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइजिंग ग्रेटर इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एंड अदर इशूज। इट गारंटीज डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, ऑल ऑफ विच आर रिक्वायर्ड इन अ डेमोक्रेसी। ये हमारा डॉक्यूमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट है? क्योंकि एज पर द नीड ऑफ द टाइम जैसे भी इनको लगता है कि इक्वालिटी देने की ज़रूरत है तो इसको हम बीच बीच में अमेंड करते हैं। अगर हमें लगता है, जैसे रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें जो है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज अदर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया, क्योंकि ज़रूरत लगा इन क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए हमें अलग से नेशनल कमीशन चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और एक नेशनल कमीशन बनाया। तो इसलिए हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे से, ज़्यादा इजीली भी नहीं लेकिन मॉडरेट लेवल डिफ़िकल्टी मतलब प्रोसीजर है वो हम चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन अगर हम यूएस की बात करेंगे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए हम उसको ए लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। सो आई होप कि इतना था इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन 2 चैप्टर्स में, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। आई होप आप सब लोगों को ये सारा समझ आया होगा, एक और बिल्ड हो रही होगी आपकी फाउंडेशनल बेस। So do write in the comment section that how much you are liking this series, and thank you for all your response and respect and love. I wish you all the best. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.